हेलो स्टूडेंट्स, ईटीपी का हम लोग एक सेट लेकर आए थे, दूसरा सेट ये हम लोग लेकर आ रहे हैं। आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, कल से ही ठीक नहीं है। कल वीएमटी का वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए, बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे। लेकिन आज हम लोग ईटीपी का कोशिश करेंगे कि बोर्ड पकड़ पकड़ के ही, लेकिन कम से कम 3-4 वीडियो जो रिकॉर्ड कर दे, ताकि आप लोगों तक कोटा भर के जो है पहुँच सके। आप आराम से मेहनत करते रहिए, सारा मटेरियल आपके पास रहेगा, आप आराम से इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये पीडीएफ अभी हम अपलोड भी कर दे रहे हैं फ्री स्टडी मटेरियल में, तो आपको मिल भी जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है। सिलेक्शन ऑफ एन इंटरप्राइजेज डिपेंड्स ऑन। किसी भी बिजनेस का सिलेक्शन करते समय आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए, किस पर निर्भर करता है सिलेक्शन? तो पहला बोलता है एकाकी व्यापार, दूसरा होता है साहसी की स्वयं योग्यता पर, साहसी के अधिकार पर, और इनमें से कोई नहीं। तो सही से अगर देखें तो फर्स्ट का ऑप्शन सी होगा, साहसी की योग्यता पर। एक बिजनेसमैन का क्या योग्यता है उसके हिसाब से ना वो बिजनेस चुनता है। स्थिर लागत में शामिल होता है फिक्स कॉस्ट इंक्लूड। फिक्स कॉस्ट में क्या शामिल होता है? तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये वेरिएबल कॉस्ट होता है। ये जितना ज़्यादा लगेगा उतना, जितना ज़्यादा उत्पादन करेंगे उतना ज़्यादा लगेगा, जितना कम उत्पादन करेंगे कम। तो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट ऐसा कॉस्ट होता है जो उत्पादन के बढ़ने और घटने से उस पर कोई असर ना पड़े। तो ये सब मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट होता है। फिक्स कॉस्ट होता है पावर, शक्ति, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री। पावर जो है वो भी वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन जो फैक्ट्री का, अगर हम लोग फैक्ट्री के उत्पादन की बात करें, फैक्ट्री को सेटअप करने का खर्चा, फैक्ट्री को लगाने का जो खर्चा है वो फिक्स है, एक ही बार लगता है। विज्ञापन का उद्देश्य है, पर्पस ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या है? तो संभावित क्रेताओं को आकर्षित करना, टू अट्रैक्ट पोटेंशियल बायर, ग्राहकों को सूचना देना और मार्गदर्शन करना, और उत्पादों का प्रचार प्रसार करना। तो तीनों का तीनों विपणन का उद्देश्य है। तो इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा, थर्ड नंबर, इनमें से सभी। बात करते हैं आगे चौथे नंबर की क्वेश्चन की। तो व्यवसाय में टेलीफोन का व्यय क्या है? बोलते हैं टेलीफोन एक्सपेंसेज इन बिजनेस इज। टेलीफोन का खर्चा फिक्स नहीं होता है, टेलीफोन का खर्चा वेरिएबल होता है। हालांकि आप उसको सेमी वेरिएबल पहले के समय में बोल सकते हैं, लेकिन अभी वो वेरिएबल है। पहले टेलीफोन का खर्चा कुछ फिक्स होता था, कुछ वेरिएबल होता था, ठीक है। लेकिन अभी हम वेरिएबल है, जितना यूज करेंगे उतना ज़्यादा पैसा आएगा, जितना। हालांकि मोबाइल फ़ोन की बात करें, मोबाइल में जो रिचार्ज करते हैं वो फिक्स है, इतना लगेगा ही लगेगा, ठीक है। उत्पादन ज़्यादा बात करोगे तो भी उतना ही लगेगा, कम बात करोगे तो भी उतना ही लगेगा। लेकिन ऐसे केस में यहाँ पे जो है फिक्स और वेरिएबल जो है, पुराने फ़ोन के बारे में बात किया गया। मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं तो मोबाइल फ़ोन वाला कौन सा खर्च होगा? तो मोबाइल फ़ोन वाला जो हमारा वो फिक्स खर्च होगा, लेकिन टेलीफोन का खर्च जो है वो वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। पहले ज़माने में टेलीफोन जिनके घर में होता था, जितना बात करोगे उतना बिल आएगा। स्टॉक आवर्त अनुपात क्या है? स्टॉक टर्न रेशियो कौन सा रेशियो आता है? देखिए अकाउंट्स का क्वेश्चन है। स्टॉक टर्न रेशियो जो है एक्टिविटी रेशियो के अंदर आता है। स्टॉक टर्न रेशियो एक्टिविटी रेशियो के अंदर आता है। आईडीबीआई जो बैंक है, आईडीबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहले आईडीबीआई का फुल फॉर्म जान लीजिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1964 में स्थापित हुआ था। अधिमान अंशों पर लाभांश की दर होती है, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। आप जानते सब कि प्रेफरेंस शेयर पर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहता है। प्रेफरेंस शेयर पर रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है? फिक्स होता है। कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? ये आपको पहले बता चुके हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। अगला क्वेश्चन, वास्तविक विक्रय और सम विच्छेद का अंतर क्या कहलाता है? द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल एंड बीईपी सेल। ध्यान रखिएगा, एक्चुअल सेल और बीईपी सेल के बीच जो गैप होगा, जो अंतर होगा, उसे किस नाम से जानेंगे? तो उसे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये होता है कि हमने बीईपी सेल, ब्रेक इवन पॉइंट सेल बनाया कि भैया हमको 10,000 पीस कम से कम बेच देना, ठीक है, 10,000 पीस बेच देना। इससे अगर कम बेचेंगे तो हमको फ़ायदा नहीं होगा। एक्चुअल सेल, अगर हमारा एक्चुअल सेल, ध्यान रखिएगा, एक्चुअल सेल में बीईपी सेल को घटाना, इसका मतलब एक्चुअल सेल ज़्यादा होगा। तो 12,000 अगर हमारे पास प्रोडक्शन हो जाता है तो 2,000 हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ये हमारा जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। अस्थायी लागत में क्या शामिल? फिक्स कॉस्ट इंक्लूड। इसमें से कौन सा खर्चा है जो फिक्स होता है? तो कच्चा माल वेरिएबल कॉस्ट होता है, मजदूर वेरिएबल कॉस्ट होता है। ये सेम क्वेश्चन रिपीट कर गया, अभी ऊपर में था ना कारखाने की लागत। डिवेंचर का इस्तेमाल करके गुडविल खरीदने को क्या कहेंगे?
परचेज ऑफ गुडविल बाई इशूइंग डिवेंचर, डिवेंचर अगर हम खरीद इशू करते हैं और उससे गुडविल को खरीदते हैं तो इससे क्या होता है, यहाँ पूछ रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ फंड होगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट में पैसा आएगा, पैसा जाएगा, पैसा आएगा, नो फ्लो ऑफ फंड, तो नो फ्लो ऑफ फंड। ध्यान रखिएगा ये नो फ्लो ऑफ फंड तब होगा जब फिक्स और फिक्स होगा, दो अगर फिक्स और फिक्स के बीच में हो रहा है कोई ट्रांजेक्शन तो कोई फ्लो ऑफ फंड नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझिए गुडविल हमारा फिक्स एसेट है और डिवेंचर हमारा फिक्स लायबिलिटी है, एफएल बोल दीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। तो जब दोनों हमारा लॉन्ग टर्म है तो ऐसी स्थिति में कोई फ्लो ऑफ फंड नहीं होता है, सेम केस में फ्लो ऑफ फंड नहीं होता है। एक अच्छा आइडल रेशियो, आइडल करेंट रेशियो क्या होगा, तो आइडल करेंट रेशियो 2:1 होता है। एक आदर्श श्रम प्रधान तकनीक कहाँ ज़्यादा उपयोगी होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज यूजफुल फॉर, बताइए आपको लेबर से काम कराना ज़्यादा कहाँ पे अच्छा रहता है और मशीन से काम कराना कहाँ पे, तो जो डेवलप्ड देश होता है इसमें तो नहीं, यहाँ तो सब मशीन से होता है। डेवलपिंग वाले में भी लगभग मशीन से होता है, डेवलपिंग वाले में भी लगभग क्या होता है, मशीन से। लेकिन जो पिछड़ा एकदम बैकवर्ड इकोनॉमी वाला देश है, एकदम पिछड़ा देश है, बहुत गरीब देश है, वहाँ पे लेबर से काम कराना आसान पड़ता है। नियोजन है, प्लानिंग नेसेसरी है, अनावश्यक है, धन की बर्बादी है, समय की बर्बादी है, तो प्लानिंग नेसेसरी है। प्लानिंग क्या है, नेसेसरी है, याद रखिएगा। ये पुराने सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं, नया सिलेबस का भी 4-5 वीडियो देंगे। किस प्रकार के व्यापार को स्थापित करना आसान है, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस इज ईजी टू सेटअप, किस तरह का बिजनेस को सेटअप करना सबसे ईजी है, तो सोल ट्रेड, एकाकी व्यापार को सेटअप करना सबसे ईजी है, सबसे आसानी से आप सेटअप कर सकते हैं सोल ट्रेड को। एक सफल उद्यमी में कौन सा गुण होना चाहिए, सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर्स मस्ट पोसेस द क्वालिटी ऑफ, एक अच्छा इंटरप्रेन्योर्स जो है उसमें क्या क्वालिटी होना चाहिए, लीडरशिप का, इनोवेशन का, कंट्रोल का, ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज। एक अच्छे लीडर में सारा गुण होना चाहिए, एक अच्छे लीडर में सारा गुण होना चाहिए। अस्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ती है जब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज करता है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कब इंक्रीज करता है, जब प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो याद रखिएगा फिक्स कॉस्ट आपका जब प्रोडक्शन घटेगा ना, प्रोडक्शन कम होगा तो फिक्स कॉस्ट महंगा पड़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा तो फिक्स कॉस्ट महंगा पड़ेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि उत्पादन अस्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ रहा है, मतलब पर यूनिट हमारा अस्थायी लागत जो है फिक्स कॉस्ट जो बढ़ रहा है, तब जब उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो बढ़ेगा, उत्पादन ज़्यादा होगा तो घटेगा। तो यहाँ बढ़ रहा है तो पहला ऑप्शन हो गया जब उत्पादन कम होता है। व्यवहारिकता अध्ययन में निम्न में से किसका अध्ययन जो है जरूरी है, स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी इन फिजिबिलिटी स्टडी। जब हम व्यवहारिकता की बात कर लेते हैं तो फिजिबिलिटी स्टडी में इसमें से कौन सा स्टडी है जो हम लोगों को करना चाहिए, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सारा का सारा स्टडी हम लोगों को करना चाहिए, चाहे मूल्य के बारे में हो, चाहे संचालन के बारे में, चाहे लागत के बारे में, चाहे मूल्य के बारे में, सारा का सारा स्टडी करना चाहिए। बताइए प्लानिंग इज डन फॉर, नियोजन किसके लिए किया जाता है, तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, तो तीनों के लिए, तो डी हो जाएगा। भारत में उद्यमिता का भविष्य क्या है, भारत में उद्यमिता, द फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, तो उज्जवल है, ब्राइट है, तो बी हो जाएगा। सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता है, सोशल बिहेवियर इज नॉट कंसर्न्ड विथ, तो सामाजिक व्यवहार किससे संबंधित नहीं होता है, वस्तुओं के उत्पादन से, सामाजिक बाध्यता की पूर्ति से, लाभ अर्जन प्रक्रिया से, और ऑल ऑफ दीज। तो सामाजिक व्यवहार किससे संबंधित नहीं होता है, तो यहाँ याद रखिएगा किसी से संबंधित नहीं होता, ऑल ऑफ दीज किसी से संबंधित नहीं होता है। व्यावसायिक अवसर का पहला चरण क्या है, बोलता है कि विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑन विच बिजनेस अपॉर्चुनिटी रेट्स, बोलता है कि इसमें से व्यावसायिक चरण अवसर का सबसे पहला चरण क्या है, प्रमोशन, डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपेंशन, और इनमें से कोई नहीं, बताइए बिजनेस। तो याद रखिएगा पहला चरण है प्रमोशन, सबसे पहले प्रवर्तन, यानी आपके मन में आइडिया आएगा उसी को हम बोलते हैं परिवर्तन करना, फिर आप अपने आइडिया को एनालाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालने वाले घटक कौन से हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट असेसमेंट, मार्केट असेसमेंट को कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करता है, तो मार्केट असेसमेंट, सप्लायर, इंटरमीडिएट और कंपटीटर, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। उपक्रम चयन के आवश्यक तत्व हैं, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन इंटरप्राइजेज, एक इंटरप्राइजेज के सिलेक्शन के आवश्यक तत्व कौन कौन से, तो एक इंटरप्राइजेज के सिलेक्शन के आवश्यक तत्व की बात अगर हम लोग करें तो सब होंगे, गोपनीयता भी होना चाहिए, परिचालन भी होना चाहिए, व्यवसायिक क्रिया होनी चाहिए, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। और परियोजना प्रतिवेदन सारांश है, तथ्यों का, एनालिसिस का, सूचनाओं का, तो इनमें से सभी, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये हम लोग देख चुके हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब हम लोग थोड़ा चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। याद कीजिए उद्यमी क्या है, आपको कल भी बता चुके थे, पिछले वीडियो में बता चुके। उद्यमी वह व्यक्ति है, वह कारोबारी है जो बिजनेस में क्या करता है, रिस्क लेता है, जो जोखिम उठाता है। उद्यमी वह व्यक्ति है, वह कारोबारी है जो रिस्क लेता है, जोखिम उठाता है, उसको हम लोग बोलते हैं
इंटरप्रेन्योर। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं सब जानते हैं। मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। व्यवसाय में लाभों का पुनः निवेश क्या कहलाता है? व्हाट इज द री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। यानी अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट कमाता है और प्रॉफिट को फिर अपने ही बिजनेस में लगा देता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो बोलता है पुनर्निवेश। क्या होता है? पुनर्निवेश किसी निवेश में अर्जित लाभांश या ब्याज या आय के किसी अन्य रूप का प्रयोग नगद में वितरण प्राप्त करने के लिए बजाय अतिरिक्त शेयर या यूनिट खरीदने की प्रथा है। यानी पूछा जा रहा है कि री इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं? तो री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हमने टाटा कंपनी में 10 लाख रुपया लगाया था, वहाँ से जो कमाई हुई उसको इसी कंपनी में फिर लगा देना, इसको बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट। री इन्वेस्टमेंट याद रखिएगा। री इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ हम कहीं से कोई कमाई करते हैं तो उस कमाई को फिर से यहीं पे लगा देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट। व्यवसाय में अवसर क्या है? व्हाट इज अपॉर्चुनिटी इन बिजनेस। तो बोलता है व्यावसायिक अवसर का मतलब है ऐसी परिस्थितियां जो किसी उद्यमी या व्यावसायिक इकाई के लिए मूल्य पैदा करने, राजस्व उत्पन्न करने और बाजार में सफलता पाने का मौका देती है। यानी अपॉर्चुनिटी एक ऐसा है जो एक बिजनेसमैन को बोलता है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीन्स द कंडीशन दैट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर एन एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस यूनिट टू क्रिएट वैल्यूज, जनरेट रेवेन्यू एंड सक्सीड इन द मार्केट। मार्केट में वैल्यू क्रिएट करने में, पैसा कमाने में और बिजनेस को आगे बढ़ाने में जो आपको मदद करता है, जो मौका देता है, वो कहलाता है अवसर। किसी उद्यम की स्थापना के लिए सबसे पहले विचार किए जाने के 2 कारक बताइए। नेम एनी 2 फैक्टर्स, TW होना चाहिए, यहाँ TW होना चाहिए, 2 फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर सेटिंग ऑफ एन इंटरप्राइजेस। यानी आपको सबसे पहले कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले 2 क्या क्या बात ध्यान रखना चाहिए? तो कच्चा माल कहाँ से आएगा, पूंजी कितना लगेगा। प्रबंध के कोई 2 काम लिखे, तो प्रबंध का प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है। बहुत सारे काम है प्रबंध के, कोई भी लिख सकते हैं, 5 काम आप जानते होंगे। लागत का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ कॉस्ट। तो किसी भी चीज़ को बनाने में या सेवा देने में जो पैसे खर्च पड़ते हैं उसके लागत कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि शेयर और डिबेंचर के बीच में 3 अंतर लिखिए। मेरे ख्याल से किसी को बताने की जरूरत नहीं, सब अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं। शेयर और डिबेंचर के बीच का अंतर आप अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं। शेयर और डिबेंचर याद रखिएगा। शेयर होल्डर कंपनी का मालिक होता है, डिबेंचर होल्डर ऋणदार होता है। शेयर को लाभांश मिलता है, इसको ब्याज मिलता है। और शेयर होल्डर जो है कंपनी में वोट दे सकता है और डिबेंचर होल्डर कंपनी में वोट नहीं दे सकता। तो बता दिए तीनों। उद्यमी कर्मचारियों से किस प्रकार भिन्न है? हाउ डू एंटरप्रेन्योर्स डिफर फ्रॉम एम्प्लॉय। तो याद रखें उद्यमी जो है वो कर्मचारी नहीं होता है, अपने मालिक के लिए बॉस भी है और साथ ही साथ एक इनोवेटर की तरह काम करता है। एक इनोवेटर। उद्यमी अपना व्यवसाय चलाते हैं और वित्तीय जिम्मेदारी लेते हैं। इस बीच कर्मचारी किसी कंपनी के लिए काम करते हैं और उन्हें उसके बदले में वेतन मिलता है, लेकिन उद्यमी वेतन नहीं लेता है। उद्यमी क्या करता है? बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो उद्यमी और कर्मचारी में अंतर है। नव परिवर्तन क्या है? विकास के लिए, विकास होना चाहिए। विकास के लिए इसकी आवश्यकता क्यों है? व्हाट इज इनोवेशन, व्हाई इट इज़ नीडेड फॉर ग्रोथ। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? कुछ नया सोचना, कुछ न्यू थिंकिंग रखना। तो इनोवेशन क्या है? इनोवेशन का मतलब है कि किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ में अगर कुछ नया सोच रहे हैं, नया लेकर आ रहे हैं, नया थिंकिंग लेकर आ रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनोवेशन। और इनोवेशन विकास के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप कुछ इनोवेट नहीं करोगे, कुछ नया नहीं करोगे, मार्केट में ग्रोथ नहीं होगा। देखिए लिखिए, विकास के लिए इनोवेशन गारंटी है। इनोवेशन चाहिए तभी विकास होगा। यानी इनोवेशन अगर आपके अंदर नहीं रहेगा, आप कुछ नयापन लेकर नहीं आओगे, तो आप विकास नहीं कर सकते हो। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है? तो प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? जब भी कोई आप नया काम करते हैं ना, जब भी आप कोई नया काम करते हैं, कोई न्यू वर्क करते हैं, तो वो प्रोजेक्ट कहलाता है। उस नया काम को हम लोग प्रोजेक्ट बोलते हैं। और जब नया काम आप कर रहे हैं उसका पूरा विस्तृत जानकारी, आप कोई भी नया चीज़ सोचे, आपके मन में आइडिया आएगा, तो जो आइडिया है उसको पूरा डिटेल में करके एक जगह पे लिख के और कहीं अगर किसी को दे रहे हैं तो वो कहलाता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी प्रोजेक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी है, जानकारी देने वाला एक दस्तावेज। यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट गिविंग डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन जहाँ पे दिया रहता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और ये किसी भी प्रोजेक्ट से संबंधित सारी जानकारी देता है। अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में अंतर बताइए। ये भी आपको BST में बता दिया गया, याद कीजिए। अस्थाई पूंजी एक बार लगता है, कार्यशील पूंजी बार बार लगता है। अस्थाई पूंजी अस्थाई संपत्तियों में लगता है, कार्यशील पूंजी। अस्थाई संपत्ति को ब्लॉक कैपिटल बोलते हैं, यार ये वर्किंग कैपिटल है, बार बार काम करते रहता है। प्रॉफिट कमाने में कार्यशील पूंजी मदद करता है। तो यहाँ पे देखिए सब अंतर लिखा हुआ भी है, आप आसानी से इसको पढ़ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रेक इवन पॉइंट क्या है?
ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे किसी बिजनेस को ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। यानी ऐसा पॉइंट बीईपी पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा, ठीक है, बीईपी पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जहाँ ना तो किसी बिजनेस को प्रॉफिट होगा ना ही किसी बिजनेस को क्या होगा, लॉस होगा। यानी ऐसा पॉइंट जहाँ पे ना तो किसी बिजनेस को फ़ायदा हो रहा है और ना ही किसी बिजनेस को घाटा हो रहा है, तो ऐसे पॉइंट को बीईपी पॉइंट के नाम से हम लोग जानते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो बीईपी ऐसा पॉइंट है जहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट होता है, ना तो फ़ायदा होता है और ना ही घाटा होता है। यानी जहाँ कंपनी का टोटल कॉस्ट टोटल रिवेन्यू के बराबर हो जाता है, जितना कॉस्ट है उतना ही रिवेन्यू आप कमा रहे हैं, तो ऐसे पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। यानी हम लोग इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे किसी कंपनी को ना तो प्रॉफिट होगी और ना ही लॉस होगा, जहाँ पे टोटल कॉस्ट टोटल रिवेन्यू के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब ये तो हमको बताना नहीं, प्रबंध की परिभाषा दीजिए और इसकी विशेषता बताइए, याद कीजिए। ये क्वेश्चन आप बीएसटी में देख चुके हैं और सारे बच्चे अच्छे से जानते हैं। थोड़ा बीएसटी को भी पढ़ लीजिएगा, उसका वीडियो भी देख लीजिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। एक सफल उद्यमी की क्या क्या विशेषता हो, तो बताइए एक सफल उद्यमी जो है, एक अच्छा उद्यमी जो है वो क्या क्या विशेषता है। सबसे पहले एक अच्छा उद्यमी जो है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सक्सेसफुल इंटरप्राइजेज, एक गलत लिखा गया बाबू, एकल स्वामित्व लिखा गया। एकल स्वामित्व का विशेषता नहीं पूछ रहा है, एक सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर्स का विशेषता पूछ रहा है। यहाँ लिख दिया सोल ट्रेड का विशेषता, ठीक है, ये गलत दिखा गया, हम इसको ठीक से बता देते हैं, इसको मत लिखिएगा, ठीक है। सोल ट्रेड का विशेषता नहीं पूछ रहा है कि एक सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर्स का क्या फीचर्स है। तो याद रखना, पहला सफल उद्यम की क्या विशेषता है, एक इंडस्ट्री क्यों सक्सेस करती है। तो पहला, अगर वो प्लान करके चलेगी तो सक्सेस करेगी, बिना प्लान का कोई भी इंडस्ट्री सक्सेस नहीं करता। दूसरा, उसका डेडिकेशन अपने एम्प्लॉय के साथ कैसा होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट रहेगा तो सक्सेस करेगा। आप अपने बिजनेस को प्रॉपर वे में चलाएंगे, मैनेजमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो सक्सेस करेंगे। तो एक बिजनेस सक्सेस इसलिए करता है क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो एक उद्यम की क्या क्या विशेषताएं, एक इंटरप्रेन्योर्स में क्या क्या विशेषता होता है। तो एक इंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है, एक इंटरप्रेन्योर कुछ इनोवेटिव आइडिया लेकर आता है, एक इंटरप्रेन्योर मार्केट के रिस्क को लेता है, एक इंटरप्रेन्योर अपने एम्प्लॉय के डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करता है। ऐसा यहाँ पे लिखना है। अब एक क्वेश्चन और है, एक अच्छे विज्ञापन का गुण कितना बार पूछा है, बीएसटी में आपको बता चुके इसलिए बताने वाले नहीं है। बीएसटी में आपको बता चुके इसलिए बताने वाले नहीं है। लेखांकन अनुपात के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताइए, अकाउंट्स में पढ़ा चुके हैं, याद कीजिए। 4 प्रकार होते हैं, ठीक है, यहाँ चारों लिखा है। लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो को हम लोग एक्टिविटी रेशियो बोलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ये आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है, लीवरेज रेशियो। लेकिन ये 4 के बारे में आप डिटेल बता दीजिएगा। अकाउंट्स में आप पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है, आसानी से आपको इतना सारा रेशियो, लेकिन आपको वही याद रखना है, वो 4 ही याद रखना है, 4 रेशियो आपको पढ़ना है जो आप पढ़े थे। ये हम लोगों का दूसरा सेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक तीसरा सेट भी हम आपको रिकॉर्ड करके बता देते हैं। तो 3 सेट हम ओल्ड सिलेबस से दे रहे हैं और फिर चैप्टर वाइज नए सिलेबस से आपको पढ़ा देंगे। दोनों को मिक्स करके पढ़िए, आपको चिंता नहीं करना, आराम से आप लिख पाइएगा अच्छे से।